जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट में जो सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज इंट्रोड्यूस करवाएगी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तीन नए सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, सेक्शन 14A(c), 14A(d) एंड 14A(e). अगर ये तीन सेक्शन हम स्टडी करें, इसका अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो ये आपके ऊपर इनडायरेक्ट पाबंदी लगाएगा, और ये भी आपका ऊपर इनडायरेक्ट एक एक्शन अप्लाई होगा। और ये जो सेक्शन है, इसके अंडर एफबीआर आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। अब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14A(c), ये आपका पर्टेन कर रहा है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, कि अगर आपने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाया, सेल्स टैक्स में आपकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने की, और आप उसमें रजिस्टर अपने आप को नहीं करवा रहे, अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं कर रहे एफबीआर के साथ, तो एफबीआर आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 14A(c) पहला एक्शन क्या ले सकता है कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगा। बैंक को वो नोटिस इशू करेगा। जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने सेक्शन 175AA डिस्कस किया लास्ट वीडियो में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें बैंक्स एफबीआर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए एफबीआर बैंक्स को डायरेक्ट कर सकता है कि इस बंदे ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। सेक्शन 14A(c) के अंडर बैंक को अब इख्तियारात हैं कि कमिश्नर डायरेक्ट ऑर्डर इशू करे फॉर ऑल बैंक्स, और उसमें कस्टमर्स के या टैक्स पेयर्स के नाम लिखे होंगे, सीएनआईसी नंबर लिखा होगा कि इनके अकाउंट आप बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दें, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। इसके लिए अब टैक्स पेयर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल होगी कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करे, और उसके रजिस्ट्रेशन के आफ्टर 2 डेज वो उसका अकाउंट एफबीआर उसको एक्टिव कर देगा। मतलब अगर उसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवा लिया है तो उसके बाद एफबीआर के पास मैक्सिमम 2 दिन का टाइम है कि उसके अकाउंट को एक्टिव कर दे। लेकिन यहाँ पे एक और रेमेडी क्या अवेलेबल है कि अगर एक बंदा कहता है कि मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहा अपना बिजनेस, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, एज पर लॉ जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने का रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है उसमें मैं फॉल नहीं करता, तो मेरी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। इसके अगेंस्ट पे उसके पास 30 डेज का टाइम है कि वो अपील फाइल कर सकता है टू कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील को 30 डेज का टाइम क्या होगा कि जो बैंक ने ऑर्डर इशू किया इस सेक्शन के अंडर कि अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए, उसके 30 डेज के अंदर वो बंदा अपील कर सकता है कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अपील केस को रिव्यू करेगा। अगर कमिश्नर अपील को सही लगा तो ये ऑर्डर जो है ये वॉइड हो जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपील आपके अगेंस्ट ऑर्डर आता है उसका, तो फिर ये सेशन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, और उसके फिर करवाने के 2 दिन बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन, सेकंड जो पाबंदी एक तरह से लगाई जाएगी, जो इनडायरेक्ट अप्लाई, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्यों मैंने लिखा कि एफबीआई डायरेक्टली आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा, मतलब एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है और उसको बोल रहा है कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले, क्योंकि एफबीआई खुद से बैंक अकाउंट क्लोज नहीं कर सकता, उसने किसी थर्ड पार्टी बैंक को इन्वॉल्व करना है, वो अकाउंट क्लोज करेगी। इसी तरह ही यहाँ पे अब इनडायरेक्ट सेक्शन जो है सेक्शन 14A(d), उसमें एक्साइज को कहा जाएगा, एफबीआर एक्साइज को लेटर इशू करेगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन उसको लेटर इशू करेगा कि ये टैक्स पेयर्स हैं, एक लिस्ट होगी उसमें टैक्स पेयर्स के सीएनआईसी नंबर्स और उनकी डिटेल होगी, लिखा होगा कि इनकी प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है इनको इंटरटेन ना किया जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो है उसको इंटरटेन नहीं किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अब सेम रेमेडी अवेलेबल है कि 2 डेज का टाइम होगा जो यहाँ पे अवेलेबल था। आप उसमें 2 डेज जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो 2 डेज के बाद आप एफबीआई के पास टाइम है कि आपके अगेंस्ट जो ये ऑर्डर इशू किया एक्साइज को वो वापस ले ले, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट ये जो ऑर्डर इशू किया एक्साइज को ये गलत है, तो फिर आपके पास 30 डेज का टाइम है, जैसे यहाँ पे है 30 डेज का टाइम है कि आप उसमें अपील कर सकते हैं एफबीआर कमिश्नर को कि मेरे जो ऑर्डर अगेंस्ट इशू किया है मेरे खिलाफ एक्साइज को जो लेटर लिखा गया वो गलत है, मेरी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती, इसलिए आप ये ऑर्डर को वापस लें। थर्ड जो एक सेक्शन है जो कि ज्यादा एक खतरनाक मैं कहूंगा कि वो है, वो उसमें एफबीआई डायरेक्ट खुद से एक्शन ले रहा है आपके खिलाफ। यहाँ पे वो एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन किस तरह के ले रहा है, पहला वो काम क्या करेगा कि आपका जो बिजनेस है उसको सील कर देगा, ठीक है। सेकंड काम क्या करेगा, आपके बिजनेस में जो मूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा आपके वहां पे सिस्टम होगा और व्हीकल वगैरह हो सकती है। जो भी बिजनेस प्रेमिसेस में एफबीआर को समझ में आएगा टैक्स ऑफिसर को, वो उसको उठा के जा सकता है, उसको जब्त कर सकता है। और जो तीसरा काम एफबीआई यहाँ पे करेगा वो क्या करेगा कि एक टैक्स ऑफिसर को आपके बिजनेस के ऊपर वो बिठा देगा और उसको कहेगा कि इनका जो बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट अब एफबीआर खुद करेगा। मतलब एक टैक्स ऑफिसर आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे आके बैठ गया, वो आपकी सारी एक्टिविटी को खुद मॉनिटर करे, एक तो बिजनेस सील हो गया,
और उसके बाद आपके जो मूवेबल एसेट्स हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आपके गाड़ी है या कोई इक्विपमेंट वहां पे पड़ा हुआ है, तो वो एफबीआर उसको उठा के लेके जा सकता है, टैक्स ऑफिसर उसको लेके जा सकता है, और एक टैक्स ऑफिसर वहां पे परमानेंटली आपकी प्रेमिसेस पे बैठ जाएगा और आपकी सारी एक्टिविटी को मैनेज करेगा, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करेगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो एक रिपोर्ट बना के एफबीआर को चीजें बना बता रहा होगा, और उसके बाद जो भी एफबीआर डायरेक्ट करेगा वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लेकिन अब ये जो पहले दो सेक्शंस हैं, यहाँ पे तो एफबीआई डायरेक्ट एक लेटर लिख रहा है और यहाँ पे एफबीआई खुद एक्शन ले रहा है। यहाँ पे भी सेम रेमेडी अवेलेबल है कि जो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है आप उसमें अपील कर सकते हैं फॉर विद इन 30 डेज। ठीक है, वही टाइम है जो यहाँ पे था, अपील का टाइम आपके पास यहाँ पे भी 30 डेज है। और यहाँ पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर विद इन 2 डेज आपका जो एक बिजनेस प्रेमिस सील हुई है, आपके एसेट्स उठा के ले गए, वो आपको रिटर्न कर देगा एफबीआई विद इन 2 डेज, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। लेकिन ये जो थर्ड सेक्शन है इसके लिए कुछ और कंडीशन भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि कोर्सिव एक्शन है, एक जबरदस्ती का एक अमल है जो कि एफबीआर आपके अगेंस्ट करेगा। इसको करने के लिए एफबीआर को पहले कुछ कंडीशन मीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद वो आपको लेटर लिख सकता है। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन अगर हम यहाँ पे स्टडी करें सेक्शन 14A जो कि नया लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें हम देख लेते हैं। ये आपके पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं कि एफबीआर को जो फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले एफबीआर एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा जिसमें वो आपको बताएगा कि इस डेट पे इस टाइम पे आके वो आपके बिजनेस प्रेमिसेस को सील करेगा और आपकी प्रॉपर्टी को वो जब्त करेगा। उसमें नोटिस में क्लियरली डेट सारी डिटेल मेंशन होगी, एक शो कॉज पहले से इंटीमेट किया जाएगा टैक्स पेयर को कि हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफबीआर ने एक कमेटी बनाई हो, उस कमेटी में चीफ कमिश्नर और जो उस रेलिवेंट केस का जो टैक्स ऑफिसर कमिश्नर है वो बैठा हो, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड बॉडी में से कोई एक बंदा वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो जो कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और उसकी मौजूदगी में उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक शो काज इशू करके उसको कहा जाए कि आप अपने हक में कोई अगर बात करना चाह रहे हैं तो हमें आके वो जस्टिफाई करें कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लें। थर्ड कंडीशन, सच डिसीजन इज मेड पब्लिक बाय प्लेसमेंट ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर। और जो भी डिसीजन लिया जाए यहाँ पे, जैसे उसने पहले नोटिस किया फिर उसको बुलाया, फिर ऐसे में जो डिसीजन लिया वो एफबीआर की वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। उसके बाद एफबीआर ये सारे काम करेगा जो कि ये तीन मैंने आपको बताए, ये वाले। बिजनेस सील, प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, और आपके जो ऑफिस है टैक्स ऑफिसर को वो बिठा सकता है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बाकी कंडीशन सेम है, 30 डेज की रिक्वायरमेंट है, और नीचे लास्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है कि जैसे ही ये बिल पास होगा ये एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। अब लास्ट में हम ये थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट किन लोगों पर लागू होती है, क्योंकि ये तीनों सेक्शन जो भी हमने डिस्कस किए ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए है कि जिन लोगों ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट किन लोगों की है। अदरवाइज आपको इस सेक्शन जो नए सेक्शन आ रहे हैं इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप इसमें फॉल नहीं करते। तो सबसे पहली कंडीशन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की है वो एक मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक एज ए मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन को मीट नहीं करता, मतलब छोटा कारखाना आप नहीं चला रहे, बड़े लेवल पे काम कर रहे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आप सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप एक एज अ रिटेलर काम कर रहे हैं तो भी आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एज एन इंपोर्टर काम कर रहे हैं या एज एन एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर अंडर किसी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ आपकी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लाई होती है, आपको नोटिस इशू किया जाता है, बताया जाता है कि आप अपने आपको रजिस्टर करवाएं, तो भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की जिनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है। अगर वो नहीं रजिस्टर होंगे तो ये तीन सेक्शन जो बताए गए हैं इसके आगे अंदर रहते हुए एफबीआर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है और आपके बिजनेस को भी सीज कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।